तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। तो आपको पता ही होगा बच्चों, कल आपका टर्म 2 का पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है यानी कि राजनीतिक विज्ञान, उसका टर्म 2 का पेपर होने वाला है। जी हाँ बच्चों, तो इसी टर्म 2 के पेपर के लिए यानी कल जो आपका पेपर होने वाला है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं बच्चों, जिसको आप सैंपल पेपर कह लीजिए, प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, या इम्पॉर्टेंट बच्चों पेपर समझ सकते हैं आप इसको। ये डिस्कस करने वाले हैं, एक तरह से कल का पेपर टाइप समझ लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कल के लिए पेपर के लिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, तो डिट्टो आपके पेपर में आ जाए, जो आपका कल टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसके अंदर। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको हम बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने आपका 14 पेपर अपलोड कर रखा है, 14 प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, सैंपल पेपर कह लीजिए। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। उन वीडियोस को देखने के लिए बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, वहां पर भी आपको वीडियोस का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, या तो आप चैनल पे जो वीडियो वाला सेक्शन होता है वहां पर भी जा करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है सो कि हमने कम्युनिटी टैब वगैरह में वहां पर भी शेयर कर रखा है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं बच्चों। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, मैंने आपसे वादा किया था कि 15 पेपर तक मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और ये जो हमारा पेपर है ये 15वां ही पेपर है। ठीक है, तो मैंने अपना वादा पूरा किया, बहुत मेहनत लगा बच्चों इतना पेपर करवाने के लिए आपका। तो आप इसको अप्रिशिएट करने के लिए एक इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, जितना ज्यादा इस वीडियो को लाइक आएगा मैं समझूंगा कि बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट किया है वीडियो को लाइक करके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, ये आखिरी पेपर है हमारा, तो मैं समझूंगा कि मेरी जो मेहनत है, मैंने जो अकेले आपके लिए इतना मेहनत किया है कृष्णा सर के साथ, एक तरह से वो उन्होंने भी मेहनत किया है, मिल करके हमने जो मेहनत किया आपके लिए, तो वो सफल हुई। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हिंदी में इसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। और इसका जो आपका पेपर होगा ये 2 घंटे का पेपर होगा बच्चों। ठीक है, कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का आपका पेपर होगा। साथ ही साथ ये जो पेपर होगा आपका 40 नंबर का पेपर आएगा, आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड का पेपर। ठीक है, अगर मैं बोर्ड की बात करूं, आपका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई रहेगी। आपका सेट यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि ये सेट यहाँ पर आप 4 देख रहे हैं, इस तरह से है। आपको जो सेट मिलेगा या तो सेट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। ये 4 सेट ही बेसिकली आते हैं, चारों सेट में से कोई एक सेट आपको देखने को मिलेगा। ये चारों सेट हमने 3 बार ही आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, जैसे सेट 1 3 बार, सेट 2 3 बार, इस तरह से चारों सेट 3 बार कंप्लीट करवा दिए हैं। चौथी बार भी हमारा लगभग ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, हो ही गया एक तरह से, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो हम पेपर कर रहे हैं ये सेट 4 है बच्चों। और आपका पेपर का बच्चों एक कोड नंबर होता है, यूनिक कोड नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे चले तो कुछ बातें होती है जो लिखी हुई रहती है, जैसे कि इस पेपर के अंदर 17 आपको प्रिंटेड पेजेस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये जो पॉलिटिकल का पेपर आएगा इसके अंदर आपसे 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 13 प्रश्न होंगे आपके वही। ठीक है, और आप यहाँ पर चीजें देख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट सामान्य निर्देश पे चलते हैं, और शॉर्ट में आपका सामान्य निर्देश कवर कर देता हूँ बच्चों। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें यही बताया गया है कि जो आपका पॉलिटिकल का पेपर होगा इसको 3 सेक्शंस के अंदर बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, जो आपका पॉलिटिकल का जो पेपर आएगा उसका जो सेक्शन ए होगा आपका, उसके अंदर 8 क्वेश्चन आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। और हर एक क्वेश्चन जो होगा 8, ये जो सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन होंगे ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बोल रहा है कि इनका जो आंसर आपको लिखना है बच्चों, वो 50 शब्दों के अंदर आपको लिखना है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर। उसके बाद सेक्शन बी की बात कर रहा है। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो प्रश्न होंगे ये 4 नंबर वाले होंगे, 4-4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 4 मार्क्स के जिसको आप कह सकते हैं। और इनका जो आंसर आपको लिखना है ये 100 शब्दों में लिखना है बच्चों। और इसी के अंदर आपको मैप वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैप वाले क्वेश्चन के अंदर अलग से आपको निर्देश दिया हुआ रहेगा, इंस्ट्रक्शंस अलग से दी हुई रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको मैप वाला क्वेश्चन करना है बच्चों। उसके बाद आगे हम चले तो यहाँ पर आपके सेक्शन सी में 6-6 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे बेसिकली। और इनका जो आंसर आपको देना है बच्चों 170 शब्दों में आपको देना है, 170 वर्ड में इसका आंसर आपको देना है बच्चों। ठीक है, नीचे चलते हैं। नीचे आप यही चीजें इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस बच्चों। अगर इसको रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं, मैंने वैसे आपको बता दिया।
तो चलिए हम अपने डायरेक्ट पेपर की ओर चलते हैं। तो पेपर देखिए बच्चों, सेक्शन ए में आ गए हम लोग, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि भारत जो है उसकी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों में एक दलीय प्रभुत्व के उदाहरणों से किस प्रकार भिन्न है, वो आपको बताना है। यानी कि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले 3 आम चुनाव जो हुए थे, पहले 3 इलेक्शंस जो हुए थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व यानी कि दबदबा देखने को मिला था, वही जीती थी पहले 3 आम चुनाव, ठीक है। तो ये किस तरह से अलग है, जहां पर और भी देशों में एक ही पार्टी का शासन देखने को मिलता है, इससे किस प्रकार से अलग है, आपको यही बताना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं बच्चों, ये और देशों से किस प्रकार अलग है। तो अगर अलग की बात करूं तो इस प्रकार अलग है कि भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें लोकतंत्र की बलि नहीं चढ़ाई गई थी। जब एक पार्टी का शासन रहा है तो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं खुशी खुशी आपको कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाए थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि चाइना में भी आप देखेंगे एक ही पार्टी का सरकार है वहां पर, तो वो लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती वोट डलवाते हैं और एक ही पार्टी वहां चलती रहती है, ठीक है। तो कई सारे देश है, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह में देखेंगे तो वही किंग जोंग उंग जो पगला है, ठीक है, तो वही आपका करता रहता है और वही सरकार चलाता है, वही एक पार्टी है, वही चलता रहता है। तो वो एक तरह से राजशाह या तानाशाही टाइप करके वो लोग सत्ता में आते हैं। लेकिन भारत में जो एक दल का सरकार चला था कांग्रेस का प्रथम 3 आम चुनाव में, तो उसके अंदर ये पूरा लोकतंत्र के ऊपर चला था, लोकतंत्र को हमने बलि नहीं चढ़ाया था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित थी, जबकि चीन और रूस जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व एकल पार्टी व्यवस्था के कारण देखने को मिलता है। भारत के अंदर जो थे ना बहुत सारे दल थे। एक बच्चा मेरे से पूछ भी रहा था कि सर एक दल क्या होता है, बहुदलीय क्या होता है। बहुत सिंपल है, एक दल जिसके अंदर एक पार्टी हो, सीधी सी बात है, एक पार्टी का शासन देखने को मिलता है। और बहुदल क्या होगा, उसमें बहुत सारी पार्टियां होंगी, ठीक है। जैसे भारत में देखेंगे तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, आज के टाइम का बता रहा हूं। तो उसी तरह से भारत के अंदर क्या था, बहुदलीय शासन प्रणाली था, ठीक है। तो एक ये कारण बनाता है कि ये अन्य देशों से अलग है हमारा, जो कांग्रेस का एक दल का शासन रहा है। उसके बाद है, भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व उसकी अपनी लोकप्रियता के कारण था। भारत के अंदर जो कांग्रेस इतना लंबे समय तक राज कर पाई, पहले 3 आम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद भी वो प्रदर्शन अच्छा करती रही, तो उसका एक मुख्य कारण कह सकते हैं उसकी पॉपुलैरिटी बहुत थी और वो लोकतांत्रिक रूप से राज कर पाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से अन्य देशों की तुलना में जो भारत का एक दलीय शासन चला है वो अलग है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है ये, 2 नंबर में पूछ सकता है या 4 नंबर में भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर। और जो आपको आंसर देना है बच्चों वो कुछ इस तरह से देना है, ये भी आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर अगर आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो इजीली पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी के आगे चले तो आपको एक अथवा में क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों कि अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझते हैं इसको, कि 1977 के चुनावों को जनता पार्टी ने किस प्रकार 1975 में लगाए गए आपातकाल के उप जनमत संग्रह का रूप दे दिया। ध्यान से समझिए कैसे उप जनमत संग्रह का रूप दे दिया, ठीक है। एक तरह से ना इसमें ये बताना है कि कैसे जनता पार्टी ने अपना वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस की बेइज्जती की थी। तो कैसे की थी, देखिए सभी विरोधी दलों ने कांग्रेस के विरुद्ध आपस में हाथ मिलाकर जनता के सामने दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया। यानी कि सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी कांग्रेस को छोड़कर सारे एक साथ मिल गए और बोला, जो पॉपुलेशन थी हमारे यहाँ की आबादी थी, जो जनता थी हमारे यहाँ की, उसको बोला कि देख लो भाई, वही आपातकाल चाहिए आपको या हमारे साथ आना है, हम आपको आपातकाल नहीं लगाएंगे, हम आपको आजाद घूमने देंगे और पूरा एक देश में रहोगे आप, ठीक है। तो एक ये किया उन्होंने। अगला है, जनता पार्टी ने लोकतंत्र की वकालत की और बताया कि आपातकाल जो लगा था ना उसके अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। भाई कांग्रेस वाले बिल्कुल खराब है, लोकतंत्र की हत्या कर दी उन लोगों ने, ठीक है। तो आप हमें हमें दो वोट, हम करेंगे, और आगे चल के इनकी सरकार गिरी भी थी, ठीक है। अगला है, जयप्रकाश नारायण विपक्ष का चेहरा बन गए, जैसो की, और जेपी एवं इंदिरा के बीच एक को चुनने का विकल्प बन गया। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो विपक्ष, यानी कि कह सकते हैं आप जो रूलिंग पार्टी थी ना उसके विपक्ष का रोल निभा रहे थे, ठीक है। और विपक्ष में आ गए जब वो, तो वो बोले कि भाई या तो इंदिरा गांधी को चुन लो या तो जयप्रकाश नारायण को चुन लो, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जनता पार्टी ने 1977 के चुनावों को जो है सो कि जनमत संग्रह में किस तरह से बदल दिया,
ठीक है। तो इस तरह से 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। इसमें 2 नंबर का पूछा हुआ है, तो 2 नंबर में आपको 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करना था इसको। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अगर यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और जो आपको आंसर देना है बच्चों वो इस तरह से देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आपको अपना इस तरह से इंग्लिश मीडियम में लिखना है। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो प्रभुत्व था या दबदबा था उसको स्पष्ट करना है कि क्यों ऐसा दबदबा देखने को मिला कांग्रेस पार्टी का। तो देखिए पूरे देश में केवल यही पार्टी संगठित थी, यानी ये जो पार्टी थी ना पूरे देश में संगठित थी, ठीक है। पूरे देश के अंदर इस पार्टी के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके पास चमत्कारी नेता थे, नेहरू जैसे चमत्कारी नेता। तो एक ये कारण था कि ये पहले 3 आम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की थी। इसका जो संगठन था पूरे देश में फैला हुआ था। तो ये 2-3 कारण है, इन्हीं को एक्सप्लेन करके आपको लिख देना है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग को प्रारंभ में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जो इलेक्शन कमीशन था हमारा, वो जब स्टार्टिंग में चुनाव करवा रही थी तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे अभी आप देखेंगे तो अभी चुनाव करवाना होता है तो फटाफट क्या होता है, ये इलेक्शन की डेट निर्धारित कर दी गई है कि चलिए 25 तारीख को चुनाव है आपका, बिंदास लोग आते हैं और ईवीएम की मशीन देखने को मिलती है, वहां पर ईवीएम की मशीन को दबाते हैं और जैसे कि चुनाव ईवीएम के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू जो है सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया जाता है। लेकिन उस टाइम पे तो भाई जो प्रारंभ में स्टार्टिंग में चुनाव करवाना था तो ईवीएम वगैरह तो था नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी। तो चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां आई पहले आम चुनाव को करवाने के लिए। तो पहला चुनौती था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए, जो भी इलेक्शन होगा उसको स्वतंत्र रूप से करवाया जाए, यानी कि किसी का पक्ष में ना किसी पार्टी का पक्ष लेकर के ना करवाया जाए। इसीलिए ये चुनौती थी कि स्वतंत्र रूप से हो, सभी को समान अधिकार मिले। अगला है चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना। भारत जो हमारा देश है ये बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर चुनाव का जो क्षेत्र है वो बांटना कि ये चुनाव अलग अलग क्षेत्रों का, ये यूपी है, ये महाराष्ट्र है, इधर इधर अलग अलग चुनाव होगा। तो ये बहुत मुश्किल था चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना। तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला लिख सकते हैं मतदाताओं की सूची बनाने में समस्या आ रही थी। जो आपको पता है जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से पहले एक मतदाता सूची बनती है आपका, जिसको आप वोटर लिस्ट बोलते हैं। उसमें आपका नाम आएगा तभी आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे वोटर लिस्ट जब बनाई जा रही थी तो उसमें अलाना की बेटी फलाना, फलाना की बेटी ढीकना, ढीकना की बेटी ढीकना, इस तरह से नाम दर्ज हो गए थे, जिससे कि जो मतदाता सूची बनाने में ना बहुत समस्या आ रही थी बच्चों चुनाव आयोग के सामने। और साक्षरता का निम्न स्तर देखने को मिल रहा था। लगभग 15% लोग, लगभग कितने 15% लोग साक्षर थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिससे कि चुनाव करवाने में और भी ज्यादा कठिनाई आ रही थी। आज के टाइम की तरह नहीं कि इतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा क्या चैलेंजेस फेस किए थे शुरुआत में चुनाव आयोग ने। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि भारत और मालदीव के बीच में किन क्षेत्रों में सहयोग है, ये आपको लिखना है। देखिए भारत हमारा प्यारा देश है, उसी तरह से मालदीव एक द्वीपीय देश है, समुद्र के बीच में एक द्वीप है, वही देश समझ सकते हैं मालदीव है। तो दोनों के देशों के बीच में क्या सहयोग वाले क्षेत्र है, ठीक है, कोऑपरेशन वाले एरियाज जिसको आप कह सकते हैं। तो वो क्या क्या है, तो देखिए भारत में मालदीव के आर्थिक, जो भारत ने है ना उसने मालदीव के आर्थिक विकास में, पर्यटन के विकास में और जो मछली पालन वाला जो उद्योग होता है, इंडस्ट्रीज होता है, इसमें बहुत ज्यादा सहायता की है। और भारत ने क्या किया है, भारत और मालदीव ने 2020 में 4 समझौते भी किए जिससे कि वो अपने जो संबंधों को अच्छा कर सके, ठीक है। जैसे कि खेल में समझौता किया है, युवा मामलों में, और दोनों देशों में जो है सो कि सहयोग देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप 2 नंबर के क्वेश्चन में लिख देंगे आंसर, तो आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर आपको जो लिखना है कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन कि मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखिए जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना 1945 तक, ठीक है, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। तो अमेरिका सामने आया और अमेरिका ने बोला कि हम आपकी अर्थव्यवस्था को खड़ा करेंगे, और यूरोप की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए यानी पुनर्गठित करने के लिए जबरदस्त मदद की थी, ठीक है। इसे ही हम लोग मार्शल योजना के नाम से जानते हैं बच्चों। 2 नंबर में काफी बार ये पूछ लिया जाता है,
ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछेगा तो व्हाट इज मीन बाय मार्शल प्लान, मार्शल प्लान के तहत ये क्वेश्चन पूछेगा और आंसर जो आपको लिखना है कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है ना, प्रवाह होता है। प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है। प्रवाह बोले तो एक देश से दूसरे देश में जाना और दूसरे देश से क्या होता है अपने देश में आना। इसी तरह से वैश्वीकरण चलता है पूरी ही दुनिया के अंदर। ठीक है बच्चों, इस तरह से वैश्वीकरण चलता है। तो देखिए प्रवाह मतलब जाना और आना, किसी भी चीज का हो सकता है इस तरह से, जैसे कि वस्तु एक देश से दूसरे देश जा सकता है, पूंजी जा सकता है एफडीआई के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके थ्रू। ठीक है, और भी चीजें, सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में जाना, दूसरे देश से आना, व्यक्तियों का हो सकता है। तो यही हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के कारण ही आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये जो एंड्रॉइड फोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं 4G फोन में, तो ये वैश्वीकरण का ही एक उदाहरण आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण ना होता तो आप शायद ना यूज कर पाते इसको। ठीक है, एमआई, रियलमी, ओप्पो, सैमसंग, इस तरह के फोन। ठीक है, वही इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान का नारा किनके द्वारा दिया गया था और ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, और ताशकंद समझौता जो हुआ था बच्चों आपका हुआ था 1966 में। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा 2 नंबर में तो इस तरह से पूछेगा, और जो यहाँ पर आंसर देना है आपको इस तरह से देना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन की जिस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई थी उस समय भारत देश के सामने किस प्रकार की समस्याएं चल रही थी। तो देखिए क्या क्या समस्या चल रही थी जिस टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। देश में गंभीर आर्थिक संकट देखने को मिला था, क्योंकि 62 में युद्ध हमने झेला था, 65 में युद्ध झेला था। ठीक है, और उसके बाद बेरोजगारी बहुत था देश में, महंगाई भी बहुत था। तो इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी तो ये सारी समस्याएं देश को झेलनी पड़ रही थी। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा बच्चों तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जो आंसर आपको लिखना है बच्चों इस तरह से आपको आंसर अपना लिखना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर मतलब आपको 4-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान से समझिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करनी है आपको। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो 1947 में आजाद हुआ था, अभी करंट टाइम पे 2022 चल रहा है, तो वहां पर लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं है, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर क्यों है, इसी तरह से घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बच्चों ऐसा क्यों है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, उत्तर इस तरह से लिखना है आपको कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के लिए उत्तरदायी कारण, पहला सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजातों के सामाजिक दबदबे के कारण कई बार निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। यानी कि वहां पर सेना का शासन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेना को अधिक पावर है, सरकार को ज्यादा पावर नहीं, मिलिट्री को ज्यादा पावर दी गई है। धर्मगुरु से बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस है, मतलब उनके से इंस्पायर होते हैं कि भाई उन्हीं की बातों पे, रहमो करम पे चलेंगे, हम उन्हीं की बातों पे चलेंगे। जो वहां पे बड़े बड़े लोग हैं ना, उन्हीं से क्या होता है ना कि वहां पर जो लोकतंत्र है वो कमजोर है, और वहां पर ज्यादातर टाइम सैनिक शासन हमें देखने को मिला है। पाकिस्तान के भारत के साथ विवाद ने सेना के समर्थक समूह को अधिक शक्तिशाली बनाया है तथा सैनिक ताकत के सत्ता में बने रहने को उचित ठहरा है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो विवाद होता रहता है ना विभिन्न चीजों को लेकर के, और इतने 4 युद्ध हमने झेले हैं, इस कारण से क्या है वहां पर सेना को अधिक ताकत मिल गई है, जिससे कि सेना क्या है सत्ता में बनी रहती है, और ज्यादातर टाइम हमें सेना का ही शासन देखने को मिलता है। लोकतंत्र जो है वहां स्थायी नहीं है या कमजोर लोकतंत्र है, इस तरह से आप कह सकते हैं। पश्चिमी देशों का हित भी देखने को मिलता है आपको, ठीक है, अमेरिका जैसे देशों का। और उसी के साथ साथ बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य पश्चिमी देशों ने विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद के डर से कहीं पाकिस्तान परमाणु हथियार आतंकवादी समूह के हाथ में न लग जाए, इसीलिए सैनिक निरंकुशता को बढ़ावा देते ही है। ठीक है, कि यही चीज है कि कहीं जो, क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तान है वो एक परमाणु संपन्न देश है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो वहां पर सरकार ऐसा ना कर दे कि जो अपना परमाणु है, बम है, वो किसको दे दे, सेना
वगैरह सेना कह रहा हूँ, वो आतंकवादी संगठनों को दे दे। इसलिए अमेरिका का भी हित है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र स्थायी ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है 4 नंबर में, तो 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और जो आपको आंसर देना है वो कुछ इस तरह से देना है बच्चों, स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का इंग्लिश मीडियम में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और आप हमारे इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमें अप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष और उसके किन्हीं 2 परिणामों को वर्णन करना है। श्रीलंका के अंदर आपको पता है तमिल और सिंघली के बीच में जातीय संघर्ष देखने को मिलेगा। तमिल लोग वहां बहुसंख्यक है और तमिल लोग जो है अल्पसंख्यक है, तमिल लोगों की संख्या कम है, और सिंघली लोग बहुत ज्यादा है वहां पर। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों, देखिए श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या है। लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी श्रीलंका ने सोचा कि वह तमिलों को रियायतें प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि श्रीलंका केवल सिंघलियों से संबंधित है। इस भेदभाव ने उग्रवादी तमिल राष्ट्रवाद और एक हिंसक टकराव को जन्म दिया। यानी कि लोकतांत्रिक देश है श्रीलंका, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि भाई जो यहाँ पर अल्पसंख्यक है यानी माइनॉरिटीज है, जो आपका तमिल लोग है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा और सिंघली लोगों को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो इस तरह से इन भेदभाव वाले पूर्ण नीतियों ने क्या किया है, उग्रवादी चीजों को वहां पर बढ़ा दिया और हिंसक टकराव को जन्म दे दिया है। ठीक है, तो ये है तमिल और सिंघली के बीच में जातीय संघर्ष। इसके परिणाम भी देखने को मिले हमें, सेना तथा लिट्टे के बीच में हिंसक टकराव। लिट्टे क्या है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, जो कि जो वहां तमिल लोगों के अधिकारों की बात करता था। तो ये एक संगठन था, और इसके और सेना के बीच में, जो श्रीलंका की सेना है उसके बीच में टकराव देखने को मिला है। भारत ने इस मामले को सुलझाने के लिए श्रीलंका से बातचीत करने का भी प्रयास किया है, और भारत ने अपनी जो शांति सेना है IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज जो है ना, वो भी वहां पर भेजी थी, लेकिन इसका कुछ फायदा निकल करके नहीं आया। तो ये इस तरह से परिणाम आप लिख सकते हैं 4 नंबर में, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, और जो आपको आंसर देना है वो कुछ इस तरह से देना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये देख सकते हैं, ये आपका। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला अब हम लोग आ गए मैप वाले क्वेश्चन में। मैप के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैप वाला वीडियो है आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। मैप वाला एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसके अंदर जो आपका फुल सिलेबस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। टर्म 2 के अंदर जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट मैप उठा करके उस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो उस एक वीडियो को जरूर देखिएगा। इस पेपर में मैं आपको मैप का फॉर्मेट बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैप मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। तो ये देखिए, मैप में आपको बेसिकली 4 नंबर का मैप पूछेगा, और इस तरह से आपको अपने आंसर शीट में यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। फिर जो मैप के अंदर जो संबंधित अक्षर है, जैसे सी में कोई लोकेशन है, सी में यहाँ श्रीलंका था, तो वो आपको इस तरह से लिखना है, और फिर राज्य का नाम लिखना है। इस तरह से आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। 4 नंबर का मैप आएगा, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में भी इस तरह से आप देख सकते हैं। भारत का भी आ सकता है और विश्व का भी आ सकता है, यानी वर्ल्ड का मैप भी आ सकता है, इंडिया का भी मैप आ सकता है। ठीक है, तो आप जरूर वो मैप वाला वीडियो देखिएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको आप हिंदी में अनुभाग सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए सेक्शन सी के क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कि 1969 से लेकर के 1977 तक, 1969 से 1977 के दौरान भारत में दलीय प्रणाली में हुई नाटकीय परिवर्तनों का परीक्षण करना है आपको। जो भारत में जो दलीय प्रणाली था उसके अंदर नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला। तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला, देखिए 1969 से 1977 के दौरान भारत में जो पार्टियां हैं उसके अंदर नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 1969 में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, तो उसमें सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में जो है कि एक तरह से कंपटीशन देखने को मिला, और इंदिरा गांधी ने इसको पार्टी के जो है कि समाजवादी और रूढ़िवादी गुटों के बीच में एक वैचारिक विभाजन के रूप में प्रस्तुत किया। तो वही कांग्रेस के बीच में जो भी तनातनी चली थी सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन आपको देना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कांग्रेस पार्टी अब एक विशिष्ट विचारधारा के साथ स्वयं को संबंध मानती है, जो एकमात्र समाजवादी और गरीब समर्थक पार्टी होने का दावा करती थी। ठीक है, 1969 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने अपने चरित्र को एक छाता पार्टी के रूप में त्याग दिया। ठीक है, इस तरह से बातें लिखी हुई है आप यहाँ पर
देख सकते हैं बच्चों। आंसर भी आपको इसी तरह से लिखना है। आगे चले तो यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आपको आंसर देना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इंग्लिश में अपना आंसर लिखना है बच्चों। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आओ और देख लीजिए, इस तरह से आपको आंसर देना है अपना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपके सामने आंसर पॉइंट्स में। तो नीचे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं इसी के अथवा में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला एक क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 6 नंबर में। ठीक है, तो इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे कि नेपाल और भारत के बीच में ऐसे विशिष्ट संबंध है जिसकी तुलना विश्व में किसी और से नहीं हो सकती या नहीं किया जा सकता। किन्हीं 3 उपयुक्त तर्कों के द्वारा आपको इस चीज को न्याय संगत ठहराना। तो देखिए इसके अंदर बेसिकली भारत और नेपाल के जो संबंध है ना, उनकी अच्छाइयां आपको बता देनी है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें हैं। दोनों देशों के बीच में की गई एक संधि है कि वीजा और पासपोर्ट के बिना दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के अंदर यात्रा कर सकते हैं, इसकी अनुमति होती है। यानी कि अगर आपको भारत से नेपाल में जाना है तो कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, और नेपाल से भारत में आना है तो कोई वीजा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इस तरह से ये एक संधि के तहत ये सारी चीजें हो रखी है। उसके बाद अगला है कि मतभेदों के बावजूद भी भारत नेपाल के संबंध काफी स्थिर रहे, यानी स्टेबल रहे हैं, और पीसफुल्ली रहे, शांतिपूर्ण रहे। व्यापार, विज्ञान, सहयोग, सामान्य प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पाद और इंटरलॉजिक जल प्रबंध ग्रिड दोनों देशों को एक साथ मिलाते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों ने मिलकर के काम किया है। एक आशा है कि नेपाल में लोकतंत्र की मजबूती से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा। मतलब एक आशा है ना कि नेपाल में भी लोकतंत्र जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा तो दोनों देशों के बीच में संबंध जो है और भी अच्छा होता जाएगा, क्योंकि भारत जो है ना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसको आप कह सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा आपसे, और आंसर जो लिखना है कुछ इस तरह से आपको लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशल रिलेशंस किस टाइप से भारत और नेपाल के बीच में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के किन्हीं 4 सांस्कृतिक परिणामों की व्याख्या उदाहरण सहित हमें करनी है। तो देखिए 6 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 4 चीजें पूछी हो, लेकिन उस 4 चीजों को ही आपको 170 शब्दों तक ले जाना है, तो आपको इजीली 6 नंबर मिल जाएगा बच्चों। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर इसमें तो 4 ही चीज पूछा है तो इसमें मुझे 6 नंबर कैसे मिलेगा। मिल जाएगा, पूछा तो 4 ही है ना, 4 के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। जो आपकी वर्ड लिमिट है वो 170 शब्द रखिएगा। ठीक है, आपको इजीली जो आपका 6 नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पर बोला है कि वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण जो 4 सांस्कृतिक जो परिणाम आए हैं, संस्कृति को अंदर जो हमारे सांस्कृतिक रूप से जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं वो क्या क्या है, ध्यान से समझिए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम है कि बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है, और कभी कभी इनमें परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो बर्गर किसी भी प्रकार से मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, इसीलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं है। ठीक है, देखिए मसाला डोसा जो हमारा ट्रेडिशनल है खाना या जो फूड है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है बर्गर। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि बर्गर उतना खतरा नहीं है। उसी हिसाब से आगे बता रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे सांस्कृतिक विचारों को विस्तार और सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, हमारे सांस्कृतिक जो विचार है उनमें कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है, और सांस्कृतिक जो समरूपता है, समान लाने का प्रयास किया है, इसमें भी बढ़ावा दिया है। विकसित समाज की संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है, और संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहती है। कहने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है इसमें वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा है। विकसित देश जो है ना वो चाहते हैं कि हमारी जैसी संस्कृति हर जगह हो, तो उन्हीं को लोग अपनाना भी चाहते हैं। उसी प्रकार से आगे बता रहा है कि इससे प्रत्येक संस्कृति अधिक विलग और विशिष्ट बनती है, जिससे सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। तो इसी तरह से कुछ चीजें बता रखा है यहाँ पर। आगे चल के यहाँ बताया है कि यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मान के लिए खतरा है, मतलब पूरी मानव जाति के लिए एक तरह से खतरा है, क्योंकि इससे विश्व की समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यानी कि
लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा देश वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर लेता है, जिससे कि उस देश की संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और इसी से क्या होता है, धीरे धीरे विश्व के अंदर जितनी भी संस्कृतियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, धरोहरें जो है वो समाप्त हो रही है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। यही चीज अगर आपका इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों, वो कुछ इस तरह से लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। वीडियो को पॉज करके आंसर्स को आप रीड कर सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, यही आंसर्स कुछ और है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए इनको। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी के अथवा में यानी चॉइस में एक और क्वेश्चन पूछ लिया है बच्चों कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत ध्यान से समझिए कि 1970 के दशक के प्रारंभ में इंदिरा गांधी सरकार को आपके विचार से लोकप्रिय बनाने वाली किन्हीं 4 कारकों का वर्णन करना है या परीक्षण करना है। यानी कि 1970 का जो दशक चल रहा था हमारा, उस टाइम पे इंदिरा गांधी की जो सरकार आई थी, तो उसको पॉपुलर किसने बनाया, क्या क्या कारण थे। तो ध्यान से समझिए, इंदिरा गांधी को लोकप्रियता के कारण, मतलब इंदिरा गांधी की एक तरह से लोकप्रियता के कारण बता देना है, क्योंकि सरकार तो उन्हीं के द्वारा चल रही थी। तो देखिए, इंदिरा गांधी सिंडिकेट द्वारा सामने रखी गई चुनौतियों को पार करने में सक्षम रही। यानी कि जो कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली नेता थे ना, उनको भी एक टाइम के लिए इंदिरा गांधी ने बीट कर दिया और वो आगे निकल गई। तो इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और पॉपुलैरिटी का भी पता भी चलता है। इंदिरा गांधी द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, भूमि की जो हदबंदी तथा अन्य समाजवादी उपाय जैसे कि सकारात्मक कदम उठाए गए। ठीक है, अनेक स्लोगन निकाले गए, गरीबी हटाओ का नारा दलितों में लोकप्रियता प्राप्त किया। ठीक है, और गरीबों में बहुत लोकप्रियता प्राप्त किया। आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे कोई बोला कि हम अपने देश को और ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ बनाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे अरे ये नेता तो, ये पार्टी तो अच्छी है कि हमारे देश को टेक्नोलॉजी से और ज्यादा भरेगी। लेकिन उस टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी की डिमांड थी नहीं। उस टाइम पे ये डिमांड थी कि गरीब थे उस टाइम पे हमारे देश के लोग, नए नए आजाद हुए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या डिमांड थी कि गरीबी से निकालो। तो कोई एक पहला नेता ऐसा आकर के बोल रहा था कि गरीबी हटाओ। तो ये स्लोगन है, ये काफी फेमस हुआ था। हालांकि कुछ इसका फायदा मिला नहीं था, लेकिन पॉपुलैरिटी तो गेन कर ली ना भाई इससे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, वह शक्ति संघर्ष को वैचारिक युद्ध में परिवर्तन करने में सफल रही थी। जो शक्ति का संघर्ष हो रहा था ना, उसको वैचारिक युद्ध में परिवर्तित कर दिया था। वो वंचित समूह में अपने लिए जनाधार पैदा करने में सफल रही थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और भारत पाकिस्तान का 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें सफलता के बाद जो उनकी लोकप्रियता है वो और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। यानी कि भाई युद्ध जितवा दिया किसी ने, तो लोगों का और भरोसा हो गया कि भाई जब ये युद्ध जितवा सकती है तो इनकी सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी जो है और ज्यादा बढ़ गई पूरे देश में। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आम चुनावों तथा विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता किस प्रकार से रही होगी उस टाइम पे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे अथवा में पूछेगा, अथवा कह रहा हूँ सॉरी, माफी चाहूंगा, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों। और जो आपको आंसर देना है वो कुछ इस प्रकार से देना है, रीजन है देना है आपको इंदिरा गांधी का पॉपुलैरिटी का। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर रहेगा बच्चों, इस तरह से। आई होप कि आपको ये जो आंसर्स है वो समझ में आए होंगे और वीडियो हमारा ये पसंद आया होगा। ठीक है, यही था हमारा पेपर नंबर 15 जो पॉलिटिकल का था, ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों, तो हमारे इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और इसी तरह के टर्म 2 के लिए आपको तैयारी करना है, अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और बगल में आपको एक घंटी या घंटे का आइकन देखने को मिल जाएगा, उसको क्या करना है, आपको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे, जितनी भी हमारे चैनल पे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे आपके टर्म 2 से संबंधित, वो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए रहेंगे। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।